अब एक बहुत तगड़ी ताकत एक छोटे मुल्क पर हमला कर दे तो वो फिर अग्रेशन होता है, वॉर नहीं होता। पुरानी जगहों का एक असूल होता है कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑर्डर के दो मरतबे होते हैं, दुनिया की तरतीब क्या होगी और दुनिया पर हुक्म किसका है। यूरोपियन के अलावा अगर किसी ने दुनिया पर इल्मी हुक्मरानी की हुई है 500 से 700 साल तो वो सिर्फ मुसलमान, वो हिंदुओं से थ्रेट फीलिंग है। हिंदू दुनिया का अब तीसरा मजहब है जिनकी आबादी 1 अरब हो चुकी है। उनको पता क्या कहते हैं, ये तो झूला झूलने वाली कौम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जेड एक्सिस न्यूज़ के साथ एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब के पास। डॉक्टर साहब कहा तो ये जाता है कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, लेकिन जेन्युइनली बात भी ऐसी है। डॉक्टर साहब का और हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है और हमें जब भी कोई रहनुमाई तालीमी एतबार से या तालीम के अलावा चाहिए होती है या कोई अक्ल की बात चाहिए होती है तो हम डॉक्टर साहब की तरफ रुजू करते हैं। तो आज हम जिस हवाले से बात करेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में ये किस तरह का वॉरफेयर है। क्या ये किसी बैटल फील्ड में लड़ा जाता है, और अगर बैटल फील्ड में लड़ा जाता है तो इसकी बैटल फील्ड है क्या। तो मज़ीद कोई टाइम ज़ाया किए मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर साहब से पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये वाले डॉक्टर साहब, ये 5th जनरेशन वॉर क्या है? देखिए, ये ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके ना रोमांस में दुनिया मुब्तला है। हर बंदा चाहता है कि वो इस पर बात करे, और ये इतना वसी लफ्ज़ है कि जिसका जहाँ पे कोई बस ना चल रहा हो तो वो ना इस पे 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा कह के तो अपनी जान भी छुड़वा लेता है। असल ट्रेजेडी ये है सलमान मियाँ कि 5th जनरेशन वॉर उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आती जब तक आप 4th जनरेशन वॉर को ना समझें। अब 4th जनरेशन वॉर का शायद ही आपने जिक्र सुना होगा, जबकि 5th जनरेशन वॉर जो है ये 4th जनरेशन वॉर की नेक्स्ट फेज है, उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। 5th जनरेशन वॉर का जो अटैक है, देखिए ना, वॉर तो तब होती है जब दो तरफा हो रही हो। अब एक बहुत तगड़ी ताकत एक छोटे मुल्क पर हमला कर दे तो वो फिर अग्रेशन होता है, वॉर नहीं होती। तो पहले 5th जनरेशन वॉर की पॉलिसी के तहत एक अग्रेशन किया गया, और वो अग्रेशन हुआ है मुस्लिम दुनिया पे। और इसमें सबसे मतलब दिल दुखाने वाली बात यह है कि ये बात कोई करता ही नहीं है। और ये सिलसिला शुरू होता है आपका इराक की जंग से, जब अमेरिकन ने वहाँ पे अटैक किया। तो आप 2 मिनट के लिए सिर्फ अखबारी मुतालिया को जहन में रखते हुए अगर गौर करें ना, तो आपको पता चलेगा कि अफ्रीका, एशिया, यानी आप यूँ कह लें कि वो बोस्निया और अल्बानिया के अलावा, सिंगापुर में तो खैर सॉरी मुसलमान नहीं है, मलेशिया या किसी हद तक इंडोनेशिया बचा है, बाकी यके बाद दीगरे वेस्ट ने मुस्लिम दुनिया को 5th जनरेशन वॉर के तहत एक अटैक के अंडर कर लिया। और वो अब ग्रेजुअल ख़त्म हो रहा है। वो ग्रेजुअल ख़त्म क्यों हो रहा है कि अब बाकायदा दुनिया में पहली 5th जनरेशन वॉर स्टार्ट हुई है, और वो स्टार्ट हुई है चाइना और अमेरिका के दरमियान। अब आप लोगों को याद होगा कि जो सर्द जंग जिसे हम कहते हैं, सर्द जंग ना सलमान मियाँ 4th जनरेशन वॉर थी। चलें मसला हल कर लेते हैं, डिटेल में नहीं आती। अब उस वक्त क्या था, एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइज थे, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसके एलाइज थे। यूएसएसआर के एलाइज जो बड़े कमज़ोर थे, ज़बरदस्ती साथ में लाए हुए थे थोड़ी पावर रखने के लिए, और दूसरी तरफ अमेरिका था। वो 4th जनरेशन वॉर ख़त्म हुई तो अमेरिकन ने बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए मुसलमान दुनिया को ज़ेरे हमला किया। मसलन आप ज़्यादा दूर ना जाएं, आप वेस्ले क्लार्क की ना किताब पढ़ लें, उसका लेक्चर सुने। वो ये कहता है कि मुझे पेंटागन बुलाया गया, 4 स्टार जर्नल है वो उनका,
और वो कहता है कि मुझे कहा गया कि हमने 5 सालों में 7 मुसलमान ममालिक की हुकूमतों को तबाह करके ख़त्म करना है। और वो बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैंने जब ये सारा कुछ सुना तो मैं चकरा गया और मुझे लगा कि पेंटागन में कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल कू हो गया है, कि यानी कोई ऐसे लोग आके बैठ गए हैं कि जो बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि मुझे क्या कह रहे हैं। लेकिन आप फिर उसके बाद देखें कि मुसलमान दुनिया यके बाद दीगरे, अब गिनवाने की ज़रूरत है तो नहीं, दोहरा देते हैं। आपने देखा कि इराक कुवैत की लड़ाई हुई, फिर वो हमला सद्दाम ने किया और अमेरिकन कंसेंट से किया, अमेरिकन कंसेंट से किया। उसके बाद फिर आप देखें कि इराक ईरान जंग पहले हो चुकी थी, फिर सीरिया है, यमन है, ईरान सऊदिया की कोल्ड वॉर है, इजिप्ट को ले लें आप, पाकिस्तान, फिर वो अफ़गानिस्तान में खुद आके बैठ गए। फिर इसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी किसी न किसी शक्ल में, मसलन हम और कहीं ना जाए, आर्मीनिया अज़रबैजान में अब भी हमें नज़र आता है। लीबिया को ले लें आप सूडान को ले लें, जिसके मतलब कोई तहरीक नहीं चली, बस थोड़े से लोगों ने मुतालबा किया, उन्होंने 2 हिस्से कर दिया। तैमूर का इलाका है, उन्होंने ईस्ट तैमूर को अलहदा कर दिया। सोमालिया है, नाइजीरिया है, जहाँ पे अब सवाल ये था कि यार सारी मुसलमान दुनिया यकदम ही एक हिजान में, यानी कहीं खाना जंगी, कहीं फ़िरका वारियत, कहीं वो कू हो रहे हैं और कहीं पे बाज़ाब्ता जंगें हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी, आपकी 1 मिनट के लिए आपको मैं यहाँ रुकूंगा। दुनिया 2 तरह से चलती है, या तो किसी रिएक्शन पे वो बेस होती है उनकी कोई भी बात, या फिर प्रीएम्प्टिव मेजर होते हैं। हाँ। तो क्या मुस्लिम दुनिया से कोई उनको खतरा था? वेरी वेरी वेल, इनएविटेबल ऐसी चीज? आई अप्रिशिएट, व्हाट अ वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने ना एक खुद साख्ता नजरिया गढ़ा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जो आपको पता ही होगा, उन्होंने कहा हमारे 2 मुमकिन हरीफ हो सकते हैं, एक मुस्लिम वर्ल्ड और एक ये येलो सिविलाइजेशन यानी चाइनीज़ पर अटैक करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और उनमें सवाए इसके कि वो कम्युनिस्ट हैं, और वो भी अब किसी हद तक ही रह गए हैं कम्युनिस्ट। तो मुस्लिम दुनिया के साथ उनका ना एक पुराना रवेंज है। एक होता है प्रीएम्प्ट, एक होता है प्रीएम्प्टिव। इससे पहले लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, ये एक थीसिस है आईआर का, जिसके लिए और ना स्टडी करने के लिए या इसको पढ़ने और बोलने के लिए एक बात का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे वो पता नहीं, वो भी कोई थ्योरी है, और वो बात ये कि आपका ना ज़हनी तौर पे न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है। यानी आप अमेरिका से ना पढ़े हो, बरतानिया से ना पढ़े हो, क्योंकि अमेरिका बरतानिया से जो सोशल साइंस पढ़ के आ जाता है ना, वो फिर बरतानवी पर्सपेक्टिव या अमेरिकन लग जाती है। नहीं, वो पर्सपेक्टिव ही उसका बोलते हैं। मसलन मैंने एक अमेरिकन प्रोफेसर को कहा और मैंने उसे कन्विंस किया, बाई चांस वो भी आ रहा है इस महीने भी, 3 दफ़ा पाकिस्तान आया, तो एयरपोर्ट पे उतरते ही मुझे फ़ोन कर देता था, मैं आ गया हूँ मुनावर। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या करते हैं आप लोग? तो पता है उसने मुझे जवाब क्या दिया था, सम टाइम यू हैव टू टेक अनपॉपुलर डिसीजंस। यानी लाखों बंदे मार दिए और वो क्या कह रहे हैं, अनपॉपुलर। वो जो थीसिस मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सलमान मियाँ, वो थीसिस ये है कि यूरोप और इन पर्टिकुलर अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए, उनको पता है कि दुनिया की हुक्मरानी में दुनिया पर अपना ऑर्डर मुसल्लत करना। अच्छा, मैं ऑर्डर की भी एक वजाहत कर दूं। ऑर्डर के 2 मतलब होते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया की तरतीब क्या होगी और दुनिया पर हुक्म किसका चलेगा। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तरतीब क्या है? तरतीब से मुराद होती है नज़रियात, तर्ज हुकूमत क्या होगा, कल्चर का तर्ज क्या होगा, लिबरलिज्म आएगा कि मॉडर्निज्म आएगा, फेमिनिज्म टॉप एजेंडा बनेगा कि सेकेंड हैंड एजेंडा बनेगा। ये भी एक ऑर्डर होता है जो कि उन्होंने किया। अच्छा, ये ऑर्डर की तरतीब अगर आप ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है समझना चाहे, तो आप ज़िया के दौर और मुशर्रफ के दौर को कंपेयर कर लें।
ज़िया का दौर जो है वो किसी न किसी कलाम पाक से शुरू होकर कलाम पाक ही पे ख़त्म हो जाता था, राइट। दुपट्टा लेगी वो जो एंकर, न्यूज़ एंकर होगी, अरबी सिखाई जाएगी, और मुशर्रफ ने उसके बिल्कुल समर साल्ट मारा और वो ठुमरी गा रहा है, और वो पता चल रहा है जी जनरल साहब तो सर के ऊपर मशरूब मगरब का गिलास रख के डांस भी कर लेते हैं, उन्होंने कुत्ते को भी उठा लिया, उन्होंने रोशन ख्याली दे दी। ये ऑर्डर है, ये मैं आपकी जो यूथ आपकी देख रही है उनको समझाने के लिए। तो ये हमारा नहीं होता, सुपर पावर बेसिकली एक पैकेज होती है। तो मुस्लिम दुनिया, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, दुनिया में तरक्की, हुक्मरानी कौन सी, या रहनुमाई इल्मी, कि आज तक 3 मरकज बने हैं। सबसे पहला मरकज यूनान है, वो सुकरात, बुकरात, अफलातून, अरस्तु, फीसागोरस, हिकाटियस, जितने भी हैं, कुछ 600-700 साल का अरसा बनता है। यानी दुनिया के जितने जदीद उलूम हैं उनकी बुनियाद रखने वाले कौन है? अहले यूनान। अहले यूनान का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जितना इल्म दुनिया को दिया वो महफूज रहा, वो तबाह नहीं हुआ। यानी बाकी जितनी तहजीबें हैं ना, उनका इल्म उनके साथ ही दफन हो जाता था। मसलन आप हड़प्पा मोहनजोदारो में जाके देखते हैं, यार वो ज्वेलरी बनाते थे लोग, लेकिन उनका ज्वेलरी बनाना अगली नस्लों तक नहीं गया। अहले यूनान का इल्म फिर डेड हो गया, एक डार्क एज आ गई। 400 AD से ऑनवर्ड डार्क एज रहती है। फिर यही इल्म की शम्मा दोबारा जलती है इराक में। वो जो शहर दारुल हिकमत आबाद करता है ना मामून रशीद, ये वहां से सिलसिला शुरू होता है। फिर आते हैं अबू अली सीना है, इब्न अल हाशम है, मतलब फिर ये सिलसिला चलता है। अब मुसलमान जो हैं वो क्या करते हैं कि जितने अलूम की बुनियाद अहले यूनान ने रखी थी वो उसको लेके आगे चले। कितना अरसा? 600 से 700 साल। 700 साल एक अरसा होता है, हाफ मिलेनियम से ज्यादा। अब जब आप दूसरों को लीड करते हैं इल्म की बुनियाद पर, इसे लीडरशिप कहा जाता है, इसे रहनुमाई कहा जाता है। जब आप बज़ोरे ताकत आते हैं वो हुक्मरानी होती है। तो अब हम ना अक्सर अपने आप को डिग्रेड करते हैं और कहते हैं जी हम शिद्दत पसंद है, ये है वो है। अब आप ना किसी यूरोपियन की वीडियो देखिएगा तो वो डार्क एज को ख़त्म करते हैं मुसलमानों के, ये हुक्मा बाय चांस है कि वो मुसलमान थे, अब कह ले, लेकिन आप उनका क्रेडिट नहीं ख़त्म कर सकते कि ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इब्ने खल्दून, सॉरी मुझे नाम याद आ गया, सोशियोलॉजी की जो किताब मुकदमा है। अच्छा, अब वो 500 सफ़े से ज़ायद की किताब है। अब आप वेस्ट की बददियानती ये देखें कि वो जब सोशियोलॉजी की किताब खोलते हैं ना तो कहते हैं जी इसका जो फाउंडर है वो एक ना फ्रेंच स्कॉलर का नाम लेते हैं, डोखम है शायद। अच्छा, वो कोई कई 100 साल का फ़र्क है। अब वो कहते नहीं जी बानी ये है, ये फ्रांस का बंदा। लेकिन आगे जाके आप एक चैप्टर खोलेंगे थेरीज ऑफ चेंज, तो उसमें इब्ने खल्दून की थेरी शामिल होगी। तो भी जब थेरी उसकी शामिल है तो फिर बानी तो वही हुआ। हाँ, चंद उनके एकेडमिशियन ऐसे हैं जो कि उसका नाम लेते हैं कि नहीं, हाँ पहला सोशियोलॉजिस्ट इब्ने खल्दून ही था जिसने किताब मुकदमा लिखी, जिसे मैग्नम ओपस का नाम दिया जाता है, उसकी ट्रांसलेशन की गई है। अब इसके बाद ये हुआ कि मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ और यूरोप में इल्म की शमा दोबारा जलनी शुरू हो गई। रेनेसां, रीबर्थ का दौर आता है, एनलाइटनमेंट आती है, रोशन ख्याली आती है, और फिर उनके यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और अहम बात बताता चलो। 9वीं सदी की बात है, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो आज भी कायम है, अलजायर के अंदर है, और वो उसको बनाने वाली 2 बहनें थी मुसलमान। वो यूनिवर्सिटी आज भी कायम है, ये उनकी मेहरबानी है कि वो मानते हैं। अच्छा, अब फिर इसके बाद उठा बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस।
अब आप कहेंगे कि इतनी लंबी कहानी, आप इसे मुख्तसर ये कर सकते हैं, पहले यूनान, फिर मुसलमान जो एशिया में, अच्छा यूनान भी यूरोप में, फिर दोबारा यूरोप, उन्होंने उसको कहा रीबर्थ। अब वो ये परसीव करते हैं कि दुनिया में यूरोपियन के अलावा अगर किसी ने दुनिया पर इल्मी हुक्मरानी की हुई है 500 से 700 साल, तो वो सिर्फ मुसलमान थे, एशिया के मुसलमान और एशिया के मुसलमान। अब आपको मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, वो हिंदुओं से थ्रेट फील नहीं करते। हालांकि हिंदू दुनिया का अब तीसरा मजहब है जिनकी आबादी 1 अरब हो चुकी है। उनको पता क्या कहते हैं, ये तो झूला झूलने वाली कौम है, जिधर की हवा होती है स्विंगिंग सिविलाइजेशन, जिधर की हवा होती है उधर को चल पड़ते हैं। सो ये एक बड़ी वजह है मुसलमानों को अंडर क्या आप कहें कि साजिशों तरीकों, हम भी अहमक है, हम भी इस्तेमाल होते हैं उनके कहने पर। अब देखें ना, दुनिया में बादशाह 2 जगह बचे, या ताश में है, या मुसलमान दुनिया में पाए जाते हैं। अभी तक हमारे यहाँ बादशाह आता है, और अभी तक हम बस अपने अपने मसलक, वो जो वासिफ अली वासिफ साहब ने एक फ़िक्रा कह दिया किताब पे बारी कि फ़िरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता, तो हम तो उसी में थे। अच्छा, ये भी मैं आपको एक अहम बात बताऊं, 1979 में 2 सर्द जंगें शुरू हुई थी। एक कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाली तो चल रही थी ना, दूसरी ईरान और सऊदीया की सिविल जो है ना, कोल्ड वार, ये भी उसी वक्त स्टार्ट हुई थी। और ये अब आपके कम्युनिस्ट खत्म हुई है, चाइना ने ही की कोशिश हुई है, इसको ख़त्म होते होते अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। अच्छा, अब बुनियादी मुद्दा इस वक्त क्या है, बात थोड़ी लंबी होगी, कि अमेरिका ये चाहता है कि वेस्ट की, क्योंकि वेस्ट वाले कहते हैं दुनिया, यूरोप ख़त्म हो जाए ना, वेस्ट ख़त्म हो जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। और जिस तरह भारत का वज़ीर ख़ारजा ने एक बड़ी अच्छी बात की कि यूरोप अपने मसले को दुनिया का मसला समझता है और बाकी दुनिया के मसले को वो मसला ही नहीं समझता। तो अब झगड़ा इस बात का है कि चाइना राइज कर चुका है, चाइना की अब कोशिश है और मजबूरी है, मतलब लोग तो उसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी कह देते हैं, वो उसके 14 तो नेबरिंग कंट्रीज है, और वो चाहता है कि एशिया अपने पांव पे खड़ा हो। अच्छा, अब ये भी हकीकत है कि दुनिया में जितनी आलमी ताकतें आई हैं वो या यूरोप से आई हैं या एशिया से ही, ये एक अमेरिकन है जो इस दुनिया से हटके। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लफ्ज़ असल मानों में कहाँ से आया? आप यूरोप, एशिया और अफ्रीका, जिसे एफ्रो यूरेशिया कहा जाता है, इन 3 बड़े आज़मों को मिलाएं तो इसको ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, ओरिजिनल वर्ल्ड, क्योंकि असली दुनिया यही थी। ये तो बाद में कोलंबस गया, उसने नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर किया, फिर साउथ अमेरिका, तो उसने कहा हुए ये तो 2 बड़े आज़म हैं यहाँ पर पूरे, तो इन 2 बड़े आज़मों को फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया। तो अमेरिकन का एक कॉम्प्लेक्स है, एक इरिटेशन है, एक उनको ना एक इसमें मतलब क्यूरोसिटी है कि वाई नॉट अस, वाई ओनली ओल्ड वर्ल्ड। तो फिर उन्होंने ये नाम दिया था कि अब दुनिया पर जो ऑर्डर चलेगा वो न्यू वर्ल्ड से जाएगा, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो यहां पर इसके 2 मानी है। तो अब जो चाइना और अमेरिका की ये टसल चल रही है, ये हॉट भी है, ये कोल्ड भी है, ये 5th जनरेशन वॉर के तहत हो रही है। अब आज की गुफ्तगू को चूंकि वाइंड अप करना है, मैं 5th जनरेशन वॉर को डिफाइन कर दूं कि ये अनलिमिटेड होती है, अनअनाउंस्ड होती है, अनरेस्ट्रिक्टेड होती है। इसके मतलब कहते हैं whoever, wherever, whenever and whatsoever can be brought under attack must be brought under attack। किसी मुल्क के बच्चे, यूथ, औरतें, बूढ़े, समाजी तकसीम, सियासी तकसीम, कोई ये अल्लाह आपका भला करे ये बायोलॉजिकल वेपन, कोई भी चीज़ जिससे भी, मतलब पुरानी जगहों का एक असूल होता था कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये स्वीट है, साल्टी है, स्लो है, ग्रेजुअल है, और आप इसकी आखिरी करैक्टरिस्टिक ये देखें
कि इसमें आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप हालते अमन में हैं कि जंग में हैं। ये 5th जनरेशन का सबसे बड़ा खासा है कि देयर शुड बी नो डिफरेंस, और इसमें आर्मी से ज़्यादा सिविलियंस अंडर अटैक आते हैं। अब चाइना और अमेरिका इसको किस तरह से लड़ रहे हैं, ये अब अगर टाइम होगा तो हम बात कर लेंगे, तो वो इसके बाद होगी। फ़िलहाल मैंने आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 4th जनरेशन वॉर, सर्द जंग, वो मुजाहिदीन, सिविलियंस, गुरिल्ला वॉर, हिट एंड रन, मर्सेनरीज। ये देखें ना, अब जो वो रशियंस को चीट कर गया वागनर ग्रुप, तो वो क्या है, वो मर्सेनरीज है ना। मर्सेनरीज होते हैं पैसे देकर लेकर लड़ने वाले सिविलियंस। तो ये कल्चर बेसिकली अमेरिकन्स का दिया हुआ है, इन्होंने अफगान जिहाद में इसको इस्तेमाल किया था, और ये अल्फाज सबसे पहले कनेडी ने इस्तेमाल किए थे कि अब जो वॉर होगी वो बैटल फील्ड में नहीं होगी। वो कहता था अब एनकाउंटर नहीं होगा, एम्बुश होगा, हिट एंड रन होगा। तो ये बानी भी वही है। अच्छा, एक अहम बात और है, पता नहीं कितनी अहम बातें दफ़ा मैं कह गया हूँ कि 5th जनरेशन वॉर की टैक्टिक्स क्या है, 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर में फ़र्क क्या है, इस पर लिटरेचर नहीं मिलेगा सलमान आपको, इस पर वीडियोस भी नहीं मिलेंगी। क्यों? जिन्होंने इजाद की है, जिन्होंने सबसे पहले इंप्लीमेंट की है, वो क्यों माने कि हमारे टैक्टिक्स क्या है। तो ये फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो डेवलपमेंट्स, जो जो तरीका वारदात इख्तियार किए गए, और ख़ास तौर पे फिर ये उस वक़्त आए। अब ये सबसे डेंजरस बात है कि जब 5th जनरेशन वॉर का काउंटर अटैक अमेरिका पे हुआ है, और इस वक्त मेरे नज़दीक पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉर के तहत अंडर अटैक आया, इंडियंस आए, उन्होंने अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे अफ़गानियों को ट्रेनिंग दे के हमारा नुकसान किया, 60-70 हज़ार हमारा बंदा गया, $100 बिलियन का नुकसान हुआ। अब मैं आपको एक ना देखें, आज की दुनिया जो है ना, तालीम की दुनिया, वो फोरकास्टिंग पे चलती है। और जिस तरह कार्ल मार्क्स से कोई एट्रीब्यूट करते हैं, वो कहते हैं सहाफ़त ये नहीं है कि फ़लाँ जगह बंदा मर गया, सहाफ़त ये कौन मरने वाला है। तो मैं जितना कितना जर्नलिस्ट हूँ फ्रीलांस, मेरी बात याद रखिएगा, दरमियान में कोई बड़ी चेंज ना आ जाए। 2 मुल्क हैं जो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर के अंडर अटैक है, आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि आप फील ही नहीं कर सकेंगे। वन इन इंडिया, सेकंड इज अमेरिका इटसेल्फ। आई रिपीट, अमेरिका खुद 5th जनरेशन वॉर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके वो बानी भी खुद थे, अच्छा अब उसमें झगड़ा क्या है मैंने बताया, अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनअनाउंस्ड, whoever, whatever, wherever, whenever। तो उसके तहत अब अमेरिकन खुद भी और दूसरा मुल्क इंडिया है। इंडिया मुझे इस झटके में अब मतलब एक बड़ा कोई ब्लो मुझे नज़र आ रहा है कि इनको लगेगा। अब आखिरी बात, फ़लसफ़ा ये 2500 साल पुराना है, सांजू, द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर, कि बेहतरीन जंग वो है जो आप लड़े बगैर जीते। अब इस बात पर गौर करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारत को है कि ये उनके गॉड फादर ने कही हुई है बात, और जिनके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल हो रहा है। और इस वक्त बदस्तूर, क्योंकि ये एक अपनी दुनिया है, मैं आपको यूँ समझा देता हूँ, आप भी कवाली सुनते हैं, मुझे पता है, मैं भी सुनता हूँ। और कवाल कहता है मैं फ़लाँ राग गाने लगा हूँ, तो मेरे जैसा तो जहाँ सुर और लय को ज़रा भाएगी वो वाह वाह कर देगा, समझ हर बंदे को नहीं आती कि ये कौन सा राग था। 5th जनरेशन वॉर रागों की तरह है, इसको हर बंदा समझ नहीं सकता। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब का जितना शुक्रिया अदा करें उनके टाइम का, और इस इंफॉर्मेशन का जो शायद हमें किताबों में मिल तो जाए, लेकिन इतनी स्कैटर्ड और इतनी एफर्ट के बाद मिलेगी कि शायद उसको कंपाइल करना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग जो डॉक्टर साहब के साथ है उसके अंदर हम
हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर का फ़र्क जानने की कोशिश हाँ करेंगे। चले, वो आप अपने व्यूअर्स के लिए एकेडमिक सवाल है कि आपका चैनल के वसादत से जो भी हमें सबसे पहले 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर का फ़र्क वाजे करेगा, क्योंकि ये दोनों अल्फाज इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं और ये बहुत बड़ा ना इल्मी गुनाह है। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो जो भी कोई देगा तो जाहिर है तलीमी इनाम एक पेंसिल हो सकती है, कोई हम किताब दे सकते हैं, तो हम पहले आप 10, 20, 30 कर लें जितने लोग भी, लेकिन एग्जैक्ट जवाब होगा। डिक्शनरी कंसल्ट करें, किसी से मिलें, किताबें कंसल्ट करें, जहाँ मनी करें, हमें एग्जैक्ट जवाब दें। तो अभी तक तो ये इसका जवाब नहीं को दे पा रहा, तो चले ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल ये इल्मी सवाल बहस से, इल्मी खोज से। बहुत शुक्रिया। माय थैंक यू प्लेजर, सर। माय